वेलकम एवरीवन। सो हम सब जानते हैं कि केमिस्ट्री ऑप्शनल में स्पेक्ट्रोस्कोपी का कितना बड़ा रोल है। इन 2023 पेपर देयर वर क्वेश्चंस ऑफ 85 मार्क्स फ्रॉम द स्पेक्ट्रोस्कोपी यूनिट। ठीक है, तो उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस हम लेते हैं आज एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं। विल क्विकली मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? वी हैव बीन गिवन, हमें दिया हुआ है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C16H25NO। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है C16H25NO। उसके बाद IR का डेटा है और उसके बाद NMR का भी डेटा है। ठीक है, सो पहला टास्क हमेशा क्या रहेगा? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस निकालेंगे या HDI निकालेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स निकालेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि डबल बॉन्ड कितने हैं हो सकते हैं और रिंग सिस्टम है या नहीं। जल्दी से शुरू करते हैं। पहला डेटा यूज करेंगे, पहले डेटा से पहली इंफॉर्मेशन निकालेंगे, उसके बाद दूसरे डेटा पे जाएंगे। C16H25NO, C16H25NO। ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट HDI। ठीक है, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। HDI कैसे निकालते हैं? फर्स्ट टेक द एल्केन ऑफ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एज गिवन इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल में 16 कार्बन है, 16 कार्बन की एल्केन लिखेंगे। 16 कार्बन एल्केन इज C16H34। ठीक है, 16 कार्बन की एल्केन लिख ली। इसमें से माइनस करेंगे इसके हाइड्रोजन्स को। ठीक है, ऑक्सीजन कोई फर्क नहीं डालता हाइड्रोजन के नंबर पे। जितने नाइट्रोजन होंगे उतने हाइड्रोजन, जितने हमारे पास यहाँ नाइट्रोजन गिवन है उतने हाइड्रोजन कम कर देंगे। ठीक है, सिंपल सा मेथड है। जितने ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन फैमिली का एटम कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा। जितने हेलोजन्स होते हैं उतने हाइड्रोजन बढ़ा देते हैं, पर यहाँ पर नाइट्रोजन है, वी आर हैविंग नाइट्रोजन, विल डिक्रीज 1 हाइड्रोजन। सो C16H24 ये एल्केन आया था, ये ओरिजिनल फॉर्मूला से आया। ठीक है, 34 हाइड्रोजन, 24 हाइड्रोजन, सब्ट्रैक्ट कर दो। 34 माइनस 24 और 2 से कर दो डिवाइड। ठीक है, नंबर आया 10/2 इक्वल टू 5। ठीक है, नोट कर लो फटाफट से। HDI कितना आ गया हमारा? 5। अब HDI 5 हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? या तो 5 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, ठीक है, या 5 रिंग्स हो सकती हैं, या फिर कुछ रिंग्स और कुछ डबल बॉन्ड हो सकते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी 4 या 4 से ज्यादा हो HDI, जब भी 4 या 4 से ज्यादा हो HDI, तो पहली पॉसिबिलिटी है कि बेंजीन रिंग होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि बेंजीन में कितनी रिंग है? एक रिंग 3 पाई बॉन्ड, मतलब HDI 4। बेंजीन की HDI कितनी है? 4। ठीक है, हमारी वैल्यू कितनी आई है? 5। ठीक है, तो 5 में से 4 कंट्रीब्यूशन तो हो सकता है बेंजीन दे रहा हो। ठीक है, पहला हमारा हमेशा फोकस जाना चाहिए कि इसमें बेंजीन सिस्टम होगा। सो पहली इंफॉर्मेशन जो हमारे पास निकल आई कि एक बेंजीन हो सकती है, और इसके अलावा अभी एक HDI बचता है, मतलब एक डबल बॉन्ड या एक रिंग और प्रेजेंट हो सकती है सिस्टम में। वो हम बाकी इंफॉर्मेशन से देखेंगे। तो अभी के लिए हम इंफॉर्मेशन रखते हैं कि हमारे पास बेंजीन आ गई। अगली इंफॉर्मेशन पे चलेंगे। अगली इंफॉर्मेशन गिवन है कि IR जो है 1690 सेंटीमीटर इनवर्स इज द गिवन वैल्यू फॉर द IR। नाउ व्हाट डज दिस 1690 वैल्यू टेल्स अस? व्हेन यू हैव IR एट 1690 सेंटीमीटर इनवर्स, okay, this specific value, okay, when the value is in this range, okay, around 1700, that means a carbonyl is present. क्या प्रेजेंट होगा? कार्बोनिल होना चाहिए, C डबल बॉन्ड हो। बट कीटोन की वैल्यू कितनी होती है? कीटोन इज 1715, 1715 सेंटीमीटर इनवर्स। बट 1690 is a specific value for alpha beta unsaturated
कीटोन। ठीक है, क्या होना चाहिए 1690 1690 जो वैल्यू है इट इज स्पेसिफिक वैल्यू फॉर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ठीक है, तो अब हम देख लेंगे कि हमारा कीटोन कहां पर फिट होगा। दो इंफॉर्मेशन मिल चुकी है अभी तक, एक बेंजीन रिंग है, एक कीटोन होना चाहिए, वो भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो बेंजीन मिल गया जिसकी एचडीआई कितनी थी 4, एक कीटोन मिल गया जिसकी एचडीआई 1 हो गई, 4 + 1 टोटल 5 एचडीआई, 5 ही थी हमारी वैल्यू, फुलफिल हो जाएगी। और अब ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है ये डायरेक्टली बेंजीन से भी बाउंड होना चाहिए। दिस सी डबल बॉन्ड ओ शुड बी डायरेक्टली बाउंड टू बेंजीन ऑल्सो, बिकॉज इट इज नॉट जस्ट कीटोन, कीटोन नहीं है सिर्फ, इट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कब होगा, जब बेंजीन के साथ डायरेक्टली जुड़ा होगा। तो इतनी इंफॉर्मेशन से इतना स्ट्रक्चर हमने बना लिया। अगली इंफॉर्मेशन पे चलते हैं। अगली इंफॉर्मेशन से बाकी हम अपने यहां पर सारे के सारे फ्रेगमेंट्स क्रिएट कर देंगे, फिर जोड़ लेंगे फ्रेगमेंट्स को। बाकी इंफॉर्मेशन हमें क्या कहती है, 1.11 ट्रिपलेट 6 हाइड्रोजन का, यहां पर लिख लेंगे फटाफट से। 1.11 केमिकल शिफ्ट है, 6 हाइड्रोजन का सिग्नल है और ट्रिपलेट है। ठीक है, 1.11 6 हाइड्रोजन ट्रिपलेट। फिर क्या है 1.29 डबलेट 6 हाइड्रोजन, उसके बाद क्या है 2.40, ये क्वेश्चन पेपर में गलत था, जी लिखा है यहां पर, ये क्यू होना चाहिए, क्वार्टेट। 2.4 पे क्वार्टेट होगा 4 हाइड्रोजन। उसके बाद है 2.55 ट्रिपलेट, दो हाइड्रोजन का, फिर से एक 2 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट है 2.65 पे। ठीक है, उसके बाद क्या रह गया 3.12 पे सेप्टेट है, 3.12 पे सेप्टेट है 1 हाइड्रोजन का। ठीक है, 7.21 और 7.81 पर दो हाइड्रोजन के 2 सिग्नल्स हैं और सिग्नल्स हैं डबलेट। ठीक है, डेटा लिख लिया हमने सारा। नाउ विल यूज दिस डेटा टू प्रोसेस व्हाट इज द स्ट्रक्चर। सी, इन एग्जाम यू डू नॉट हैव टू डायरेक्टली गिव द स्ट्रक्चर, सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं देना, वी हैव टू एक्सप्लेन। सो एक्सप्लेन इट इन दिस particular order only, always for spectroscopy, specifically for NMR spectroscopy. First you will find HDI, that is going to tell you the unsaturation and ring system. Then go for IR data. IR data is telling us specifically that 1690 is a alpha beta unsaturated ketone. Now we'll use the other data. Okay, now see, you are having a 1.296 hydrogen doublet. Okay, I am taking this second, 1.296 hydrogen doublet. ऐसा सिग्नल कब आता है, 6 हाइड्रोजन का डबलेट है अगर, सो ऐसा जो सिग्नल है स्पेसिफिकली ऐसे सिस्टम से आता है वो। ठीक है, 6 हाइड्रोजन बाउंड टू अ कार्बन, ओके, इट शुड नॉट बी फर्दर बाउंड टू एनी हाइड्रोजन। ठीक है, तो इन 6 हाइड्रोजन का क्या आ जाएगा, डबलेट आ जाएगा, और इस हाइड्रोजन का फिर सेप्टेट भी होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, क्योंकि CH जो है वो 6 हाइड्रोजन के आसपास है। तो अगर यहां ध्यान से देखें तो अगर ये हमने ड्रॉ किया 6 हाइड्रोजन का डबलेट, तो ये सिग्नल भी फुलफिल हो गया, 1 हाइड्रोजन का सेप्टेट। ठीक है, जल्दी से अगले सिग्नल पे चलेंगे। 1.11 6 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट और 4 हाइड्रोजन का क्वार्टेट। ठीक है, जनरली हमारे पास जो सिग्नल आता है वो 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन ट्रिपलेट क्वार्टेट आता है इथाइल का। कैसा सिग्नल आता है, CH3 CH2। ठीक है, ये जो ग्रुप है ये हमेशा हमें ट्रिपलेट क्वार्टेट का कॉम्बिनेशन देता है, CH2 का क्वार्टेट आएगा, CH3 का ट्रिपलेट आएगा, पर वहां पर 3 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन का सिग्नल नहीं है,
6 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन का है, उसका क्या मतलब है कि ऐसे ऐसे 2 इक्विवेलेंट ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे हमारे पास, एक नहीं होगा, 2 इक्विवेलेंट ग्रुप्स होंगे, 2 CH3 CH2, तो ये भी फुलफिल्ड, ये भी फुलफिल्ड। बचा क्या, 2 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट ट्रिपलेट, 2 हाइड्रोजन ट्रिपलेट ट्रिपलेट, सबसे आसान ग्रुप CH2 CH2। ठीक है, क्या होना चाहिए, CH2 CH2 होना चाहिए। बचा क्या, 7.28 7.81, 2 हाइड्रोजन डबलेट। रीजन कौन सा है, रीजन देखो एरोमेटिक रीजन में चला गया, वैल्यू कहां गई, एरोमेटिक रीजन में गई, एरोमेटिक रीजन में है तो बेंजीन होगा, और बेंजीन के सिर्फ 2 सिग्नल आ रहे हैं, वो भी 2 हाइड्रोजन के, और ये कब होता है, जब हमारे पास पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो। ऐसे सिग्नल 2 हाइड्रोजन के 2 डबलेट कब आते हैं, जब हमारे पास पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो। ठीक है, तो अब हमारे पास ये सारी फ्रेगमेंट्स निकल कर आ गई, इन्हें जोड़ना है, स्ट्रक्चर तैयार। फॉर्मूला मैच कर लो एक बार शुरू से फटाफट से, क्या फॉर्मूला गिवन था हमें, फॉर्मूला गिवन था C16H25NO। ठीक है, C16H25NO। ठीक है, इतना हमें पता चल चुका है कि यहां तो C डबल बॉन्ड O है। ठीक है, बेंजीन पर एक तो C डबल बॉन्ड O है, तो हम पहले ही पता लगा चुके हैं। जल्दी से कार्बन काउंट कर लो, 6 कार्बन बेंजीन के, 7 कार्बन, 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ऑल कार्बन आर डन, फुली फिल्ड, डन। हाइड्रोजन काउंट करेंगे, 3 3 6 7 और 5 12, 5 17 और 4 21 और 4 बेंजीन के 25, हाइड्रोजन भी डन। एक ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन रह गया। ठीक है, तो एक अकेला नाइट्रोजन हमारे पास और अवेलेबल है। सारे फ्रेगमेंट्स अब बोर्ड पर है, जल्दी से जोड़ देंगे। अब जोड़ना कैसे है, ठीक है, अब ये फ्रेगमेंट एक दूसरे के साथ कहीं भी नहीं जुड़े हो सकते, क्योंकि इनके सिग्नल, इसका ट्रिपलेट है तो वो सिर्फ इस वजह से आ रहा है, इधर हाइड्रोजन नहीं हो सकता, इधर हाइड्रोजन नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये देख लो कि सबसे डीशील्डेड सिग्नल कौन से हैं इनमें। ठीक है, डीशील्डेड सिग्नल जो है वो है एक हाइड्रोजन का सेप्टेट 3.12, मतलब ये जो है ये ऑक्सीजन के सबसे पास होना चाहिए। ठीक है, जो सबसे डीशील्डेड सिग्नल है ये ऑक्सीजन के सबसे पास होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इस वाले एक हाइड्रोजन वाले ग्रुप को CO के साथ लगा दो, यहां पर लगा दो CH CH3 CH3। ठीक है, तो ये फ्रेगमेंट तो जोड़ ली हमने। क्या रह गया अब, नाइट्रोजन है CH3 CH2 CH3 CH2 और CH2 CH2। ठीक है, अब जो है इसके अलावा और डीशील्डेड सिग्नल क्या है, 2 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट, 2 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट। नाउ दीज ग्रुप्स विल कम एट टर्मिनल पोजीशन, क्योंकि इसमें CH3 है तो ये एंड में आएंगे, तो पहले कौन आएगा फिर, CH2 CH2, पहले CH2 CH2 लगा दो। अब बचा क्या है, एक नाइट्रोजन बचा है और 2 इथाइल ग्रुप बचे हैं, तो बस वो यहां पर जोड़ दो, क्योंकि हमें पता है नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बना सकता है, तो ये दोनों CH2 CH3 को होल्ड कर लेगा। और जैसे ही हमने ये सारा कुछ जोड़ा, सारे के सारे फ्रेगमेंट जुड़ गए और ये आ गया हमारा फाइनल स्ट्रक्चर। सो इस तरह से क्वेश्चन करना है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का, एक एक डिटेल बताकर कि स्ट्रक्चर निकाला कैसे, सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं बताना। ठीक है, सो इस तरह से ये तो हो गया क्वेश्चन डन। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है असाइन एंड अरेंज द लेटर्ड प्रोटॉन्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट बतानी है, ये है हमारा HA, ये है HB, ये है HE है, ये HC है, ये HD है। ठीक है, इन सब का ऑर्डर बताना है कि कौन सा हाइड्रोजन पहले आएगा, कौन सा हाइड्रोजन बाद में आएगा, केमिकल शिफ्ट कंपेयर करनी। केमिकल शिफ्ट किस पर डिपेंड करती है, केमिकल शिफ्ट आपके डिपेंड करती है कार्बन का नेचर क्या है, sp है, sp2 है, sp3 है। ठीक है, फिर एनाइसोट्रॉपी इफेक्ट्स हैं हमारे पास और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट्स हैं। ठीक है, तो उस तरह से देखेंगे। सो ये
जो हमारा sp3 कार्बन पे लगा हाइड्रोजन होगा वो सबसे कम केमिकल शिफ्ट पर आता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा sp कार्बन का प्रोटॉन, उसके बाद आता है हमारा sp2 कार्बन का प्रोटॉन, ठीक है। इस ऑर्डर में केमिकल शिफ्ट रहती है। जैसे जैसे ये कार्बन आप sp3 से sp2 कार्बन पे जाओगे केमिकल शिफ्ट बढ़ती जाएगी, ठीक है। और इसके बाद और भी ज्यादा आता है हमारा एरोमेटिक कार्बन अगर हो तो, ठीक है। सो सी, इज देयर एनी एरोमेटिक सिस्टम है? नहीं, ये सिस्टम एरोमेटिक तो नहीं है, ठीक है। कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं है, ये sp3 कार्बन आ गया बीच में, तो एरोमेटिक सिस्टम नहीं है, सिंपल एल्कीन्स है ये, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। तो अब हमें इनकी अप्रोक्सीमेट केमिकल शिफ्ट वैल्यूज बतानी है। सो सी, फर्स्ट सबसे पहले तो आएगा HD प्रोटॉन, क्योंकि ये नॉर्मल sp3 कार्बन का CH3 का प्रोटॉन है। तो जो CH3 का प्रोटॉन है वो तो सबसे पहले आ जाएगा स्पेक्ट्रम में, ठीक है। सो प्रोटॉन HD will come at the earliest in the spectrum at around something 2.5 ppm, ठीक है। रेंज लिख लेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देंगे हम, ठीक है, बिकॉज वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट वैल्यूज। यस, वी कैन गिव अ वेरी थिन रेंज, सो विल गिव रेंज 2.2 to 2.4 ppm, ठीक है। HD जो है CH3 का प्रोटॉन है तो सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद HC है हमारे पास, नाउ सी HA, HB, HE, ये सारे के सारे जो हैं आपके एल्कीन के प्रोटॉन्स हैं। सारे के सारे किसके प्रोटॉन हैं? sp2 कार्बन पे लगे हैं, एल्कीन पे लगे हैं। ये जो प्रोटॉन है C डबल बॉन्ड OH, ये अल्डिहाइड का प्रोटॉन है। अल्डिहाइड का प्रोटॉन हमें पता है सबसे ज्यादा डीशील्डेड रहेगा इसमें, ठीक है। और वो हमने पहले ही पढ़ा है कि जो हमारा अल्डिहाइड का जो प्रोटॉन आता है वो आता है 9 से 10 ppm के बीच में। अल्डिहाइड का प्रोटॉन तो सबसे आगे चला जाएगा, कहां जाएगा? 9 से 10 ppm में चला जाएगा, ठीक है। बाकी रह गए अब हमारे पास ये HB रह गया, HA रह गया, HE रह गया, ठीक है। तो अब HA और HE जो है वो ऑक्सीजन के बहुत पास हैं, HB थोड़ा सा दूर हो गया। तो अब इसके बाद तो HB आएगा नॉर्मल एल्कीन रेंज में, ठीक है। HD के बाद कौन आएगा? HB आएगा एल्कीन की रेंज में, सिंपल एल्कीन की रेंज में 4 से 5 ppm के आसपास, ठीक है। HB आ गया 4 से 5 ppm की रेंज में। अब रह कौन गए? HA रह गया और HE रह गया, ठीक है। HA है, HE है, दोनों को कंपेयर करना है, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, ठीक है। तो जहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा विड्रॉ हो रही होगी वो आपका डीशील्डेड आ जाएगा प्रोटॉन, जहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम विड्रॉ हो रही होगी वो प्रोटॉन रह जाएगा शील्डेड, ठीक है। तो अब ये क्या है? कीटोन ग्रुप था COCH3 बेंजीन के साथ, इसके साथ आपकी रिंग के साथ, ठीक है। तो ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो HE से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो जाएंगे, सो HE विल गो मोर डीशील्डेड, ठीक है। HE के आसपास से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो जाएंगे। दिस इज कीटोन ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ठीक है। कॉन्जुगेशन में है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी रिमूव्ड, लेसर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन इज more deshielded goes downfield, so HA will come first in the spectrum and then HA, okay. HA due to electronegativity effect will be slightly downfield, then your HB it will be around 5 to 6 ppm और ये और ज्यादा डीशील्ड हो जाएगा HE, it will come around 6 to 7 ppm, so these protons will come in this range. नॉर्मल CH3 का प्रोटॉन था सबसे पहले आ जाएगा 2.2 2.4 के आसपास, अल्डिहाइड का प्रोटॉन था सबसे आखिरी में आएगा।
ठीक है, तीनों एल्कीन के प्रोटॉन्स हैं, पर एल्कीन में भी अलग अलग वैरायटी है। ठीक है, एल्कीन में Hb जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से सबसे दूर है, तो सबसे पहले आ गया। Ha और He दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के पास है, तो थोड़े थोड़े डाउनफील्ड चले जाएंगे, पर He जो है उसके साथ एक COCH3 ग्रुप भी लगा है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इसको और डीशील्ड कर देगा, तो He डाउनफील्ड आएगा कंपेयर टू Ha, और अप्रोक्सीमेट हमने इनकी केमिकल शिफ्ट भी लिख दी है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, एक एक रीजन बताना है कि कहां पर एल्कीन है तो लिखना है एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट लगा है, तभी आपके sp3 प्रोटॉन से भी बहुत आगे आए वो। ठीक है, sp3 तो हमारा 2.2 2.3 के आसपास आ गया। ठीक है, पर ये कहां जा रहे हैं 5 6 7 तक। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन देयर एनाइसोट्रॉपी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट। तो ऐसे करेंगे। जल्दी से चलते हैं अगले एक और क्वेश्चन पे। चलो, अब इस क्वेश्चन में बताना है एस्टिमेट द एक्सपेक्टेड स्प्लिटिंग इन फॉर द लेटर्ड प्रोटॉन्स इन द अबव कंपाउंड। ठीक है, सो ये HAHB है यहां पर। ठीक है, ये कैसे हैं, जेमिनल प्रोटॉन्स है। जब एक ही कार्बन पे दो प्रोटॉन की स्प्लिटिंग पूछी जाए तो वो कैसे प्रोटॉन्स हैं, जेमिनल। ये भी जेमिनल है HAHB। ठीक है, ये आपके साइक्लोहेक्सेन के एल्कीन के दो प्रोटॉन्स हैं इन सिस पोजीशन। ठीक है, ये कैसी ओरिएंटेशन में है, सिस ओरिएंटेशन में है। तो पहले ए की बात करते हैं। नाउ सी, सबसे पहले तो ये चेक करना है स्प्लिटिंग होगी भी या नहीं। फर्स्ट व्हाट यू हैव टू चेक वेदर देयर विल बी स्प्लिटिंग और नॉट। ओके, विल दे गिव डिफरेंट सिग्नल और नॉट। ओके, अब वो किस पे डिपेंड करता है, उनकी केमिकल इक्विवेलेंस पर, मैग्नेटिक इक्विवेलेंस पर। ठीक है, लेकिन अब इस कंपाउंड में क्या है, ध्यान से देखो, यहां पर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यहां पर क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। आपकी जब एल्कीन होती है तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ये दोनों प्रोटॉन्स अलग अलग सिग्नल दे सकते हैं ड्यू टू जेमिनल कपलिंग, पर इस मॉलिक्यूल में नहीं देंगे क्योंकि यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया। इफ देयर इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, ओके, देन यू विल राइट दैट दिस मॉलिक्यूल contains a molecular plane of symmetry, and if it contains molecular plane of symmetry, the HA and HB will be magnetically equivalent. दोनों क्या हो जाएंगे, magnetically equivalent हो जाएंगे। So no splitting, okay, no splitting will be there. That means the value of coupling constant will be 0 hertz. ठीक है, जब स्प्लिटिंग ही नहीं है तो कोई कपलिंग कांस्टेंट नहीं होगा, कपलिंग कांस्टेंट नहीं है, 0 वैल्यू होगी उसकी। ठीक है, ऑप्शन बी को कंपेयर करते हैं। ठीक है, इसमें तो हमने रीजन दे देना है मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री का। ऑप्शन बी पे चलते हैं हम। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं प्लेन पास करूं तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। राइट हैंड साइड पर 2 क्लोरीन है, लेफ्ट हैंड साइड पर रिंग के कुछ भी नहीं है, तो इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आया। अगर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आया तो अब यहां पर क्या होगी, ये दोनों प्रोटॉन्स एक ही एल्कीन के कार्बन के हैं, तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से यहां पर कौन सी कपलिंग हो जाएगी, यहां पर हो जाएगी जेमिनल कपलिंग। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगी, जेमिनल कपलिंग हो जाएगी। और जेमिनल कपलिंग जो है वो एक 2J कपलिंग है। कैसी कपलिंग है, 2J कपलिंग है। तो दोनों नाम बताने हैं कि जेमिनल कपलिंग भी होगी, और जेमिनल कपलिंग किस टाइप की कपलिंग है, इट इज अ 2J कपलिंग। ठीक है, कैसी कपलिंग है, 2J कपलिंग है। एंड इस कपलिंग की जो वैल्यू है वो किस रेंज में रहती है, इट लाइज इन 0 to 3 हर्ट्ज ओनली। बहुत वीक कपलिंग होती है ये जेमिनल कपलिंग। ठीक है, जेमिनल कपलिंग जो है कैसी कपलिंग है, बहुत वीक कपलिंग है। तो 0 से 3 हर्ट्ज इसकी वैल्यू रहेगी। ठीक है, और ये हो गई जेमिनल कपलिंग। सो कंपेयर कर दिया हमने ए और बी को। ए में भी जेमिनल प्रोटॉन्स थे, बी में भी जेमिनल प्रोटॉन्स थे, पर यहां पर जेमिनल प्रोटॉन के साथ मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, तो स्प्लिटिंग नहीं होगी, मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट हो गए। यहां पर जो दो प्रोटॉन्स हैं ये मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो जेमिनल कपलिंग होगी। 2J कपलिंग नाम देंगे उस कपलिंग को। और वैल्यू कितनी होती है जेमिनल कपलिंग की, 0 से 3 हर्ट्ज। सारी की सारी वैल्यूज मिल जाएंगी हमें पाविया बुक में। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए बेस्ट बुक है पाविया लैंपमैन, उसको जरूर फॉलो करना है हमेशा।
ठीक है, तो 0 से 3 हर्ट्ज वैल्यू होगी। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाते हैं आपके HAHB। अब ये तो 3J कपलिंग हो गई, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड कपलिंग, ये 2 बॉन्ड कपलिंग थी, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, तो 2J नाम था। दिस इज 3 बॉन्ड कपलिंग, सो दिस विल बी रिटन एज a 3J coupling. Okay, 3J coupling in alkenes can be of two different type. It can be cis or trans. Okay, it can be cis or it can be trans. पर यहां पर जो 3J है वो cis alkene में है। ठीक है, 3J एक्सप्लेन करेंगे, 3 बॉन्ड कपलिंग है यहां पर 1 2 3। ठीक है, 3J को पहले एक्सप्लेन करेंगे, फिर cis alkene के बारे में बताएंगे। ठीक है, दोनों बताएंगे कि 3J कपलिंग में सिस हो सकती है कपलिंग और ट्रांस हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास कौन सी होगी HAHB में, इस ऑप्शन में सिस होगी। और 6 मेंबर्ड रिंग में अगर आपकी सिस कपलिंग हो रही है, 6 मेंबर्ड रिंग में 3J सिस कपलिंग हो रही है, तो उसकी जो वैल्यू रहती है इट लाइज बिटवीन 8 to 10 हर्ट्ज। ठीक है, नॉर्मल 3J कपलिंग 8 हर्ट्ज के आसपास ही रहती है, उसी के अराउंड ये वैल्यू है। ठीक है, कपलिंग लाइज फ्रॉम 8 to 10 हर्ट्ज। ठीक है, तो इस तरह से हमने कंपेयर कर दिया। और अगर अब ऑर्डर लिखना है कि किसमें कपलिंग सबसे ज्यादा है, तो C में सबसे ज्यादा कपलिंग हो रही है, स्प्लिटिंग इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, फिर B में है और फिर A में है। इस तरह से हमने NMR के आज 3 सवाल कर लिए। एंड रिमेंबर, spectroscopy is one of the most important unit for paper 2 in 2023 exam. Paper 2 contained 85 marks of spectroscopy question. ठीक है, तो अब समझ लो 250 मार्क्स तो का तो हम मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हैं, 85 तो स्पेक्ट्रोस्कोपी आ गई। तो अगर एक यूनिट से अगर इतना स्कोर कर पा रहे हैं हम, तो बहुत जरूरी है। स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। बाकी स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।